हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी सी चल रही होगी। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पुरानी क्लासेस ज़रूर देख लें, जिनसे उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से बन जाए कि कॉन्सेप्ट कैसे करने हैं। एंड सेट्स ज़रूर देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट्स, जिससे आपको क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सभी की जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है, अच्छे से करिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज है यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले 3 हो गए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो तिब्बत में जो नववर्ष है वो किस रूप में मनाया जाता है? लोहांग, मूरंग, लोसर, मायोको। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, लोसर। ठीक है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। तो ये जो बाबा अलाउद्दीन थे ये संगीतकार थे और ये मध्य प्रदेश के थे। ठीक है, और ये सरोद वादक थे। कौन थे? सरोद वादक। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में बांटा जाता है। तो ये जो राइट ऑप्शन है सी, इसका राइट ऑप्शन है। बोथ 1 और 2 ये दोनों ही जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप सभी को पता है कि फॉर्म दोबारा फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो कंपटीशन लेवल है वो और कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा करिए। ठीक है, जीवाणु की कोशिका भित्ति के बाहरी परत को क्या कहते हैं? जो बाहरी परत होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ऑप्शन सी। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक हो जाता है। तो ये कौन से महासागर के तट से जाता है? प्रशांत महासागर। क्योंकि GS एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? इसको देखिए कैसे याद करेंगे, जैसे हमने याद किया था वैसे हम आपको बता रहे हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका में जब आप कार्य का विभाजन करेंगे तो आधा आधा ही तो काम देंगे, 50-50 देंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं आर्टिकल 50। ठीक है, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पार्ट 4A। ठीक है, 4 का। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1227 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हुगली नदी के तट पर 1651 में किस कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो ये कौन थे? इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज लोगों ने की थी। हुगली था जो मेन बंदरगाह था जहाँ से ये लोग अपना व्यापार वगैरह करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, रीजनिंग एबिलिटी। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द में वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो बताइए, देखिए कार है वो कहाँ खड़ी होती है? गैराज में होती है। हवाई जहाज़ को कहाँ खड़ा किया जाता है, कहाँ रखा जाता है? हैंगर में। ठीक है, हैंगर याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग नेम है, आप लोग इस पर नहीं सोच पाएंगे इतना ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। तो देखिए AJETCHJR, तो अगर हम इसको लिखते हैं एक मिनट रुकिए, AJET। ठीक है, लिखा है CHGR। तो अब देखिए यहाँ पर A से जब C में जाएंगे तो क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। ओके, J से जब H में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? -2 हो रहा है। ठीक है, E से G में जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, एंड T से जब R में जा रहे हैं तो -2। अब देख लीजिए क्या सीरीज बन रही है, +2 -2 +2 -2। इसी तरह हम जब G, K, Q और N का करेंगे तो G में जब +2 करेंगे तो कितना बन जाएगा? I। K में -2 करेंगे तो कितना बनेगा? I। Q में जब +2 करेंगे तो कितना बन जाएगा? कौन सा लेटर आएगा? S। और N में जब -2 करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा? L। तो देखिए कौन सा है? IISL, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन।
12 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। यदि 100 को 8264 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और कडल को 24623231522 के रूप में कोडबद्ध किया गया है तो मेडुला को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा। तो जब हम 100 को देखते हैं यानी कि SAW, तो देखिए S का जो नंबर है वो कितना होता है, 19 होता है। A का कितना है, 1 है। W का कितना है, 23 है। लेकिन जब हम कोडबद्ध कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 कब आएगा, जब हम 27 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 27 में से जब 19 माइनस करेंगे तो 8, 27 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 26, 27 में से जब 23 को माइनस करेंगे तो ये 4। अब यही तो आपका बना है 8264। यानी कि हम जो जिस भी अल्फ़ाबेट का नंबर है उसको 27 में से माइनस कर रहे हैं, उसके बाद जो नंबर आ रहा है उसको लिख रहे हैं। ओके, तो आप समझ गए कैसे करना है। अब हम अगर मेडुला को करते हैं MEDULLA, ठीक है, तो जब हम मेडुला को करेंगे तो 27 में से M का कितना नंबर होता है बताइए, 13 होता है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 14 आ गया। 27 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे, E का जो प्लेस नंबर होता है वो कितना होता है, 5 होता है, तो 22 आ गया। ओके, D में देख लेते हैं। 27 को जब हम माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे 27 में से तो 23 आएगा। U में 27 में से जब हम 21 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। अब आप देख लीजिए ये कहाँ पर लिखा है, 14, 22, 23, 6, यहाँ पर भी है 14, 22, 23, 6, तो इतना तो सेम ही आ रहा है सभी में। L में देखिए 27 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो 15 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए 15 और यहाँ पर भी L है तो यहाँ पर भी 15 आएगा। तो 2 बार 15 किस में लिखे हुए हैं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ गए होंगे आप। 14 देख लीजिए। किसी निश्चित कूट भाषा में विक्ट्री को XGERQPA लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में किंडल को क्या लिखा जाएगा। तो जब आप विक्ट्री को देखते हैं तो V में जब हम +2 किया तो X आया, I में जब -2 किया तो G आया, C में +2 किया तो E आया, T में जब -2 किया तो R आया। तो यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, +2 और -2 का। तो जब हम किंडल को देख लेते हैं KINDLE, ओके, तो इसमें भी +2 -2 का फार्मूला लगा देंगे। एक बार अगर आप सीरीज़ में समझ गए कि कौन सा फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, कौन सी ट्रिक लगाई जा रही है, तो दूसरे में उसका सॉल्यूशन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। K में जब हम +2 करेंगे तो M आएगा, I में जब -2 करेंगे तो G आएगा, N में +2 करेंगे तो P आएगा, D में -2 करेंगे तो B आएगा। अब आप देख लीजिए ये वाले जो वर्ड्स हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, अल्फ़ाबेट MGPB, तो ये ऑप्शन बी में मिल रहे हैं। जहाँ पर भी आपको मिलना आंसर मिल जाए वहीं पे आप रुक जाइए, ठीक है, और आगे बढ़िए क्योंकि टाइम बहुत कम होता है पेपर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन करें। तो अब जब आप इन सभी को देख रहे हैं कि देखिए इसमें 3 वॉवल हैं AEO, इसमें भी 3 वॉवल हैं IOU, इसमें भी 3 वॉवल हैं UAAI, ठीक है। बट जो C वाला आपका ऑप्शन है उसमें एक भी वॉवल नहीं है, उसमें कितने हैं, 2 वॉवल हैं, मतलब सॉरी A और E, ठीक है, और सभी में कितने हैं, 3 हैं, तो यही थोड़ा सा असंगत हो गया। क्वेश्चन 16 का जो राइट ऑप्शन है वो है 77। नेक्स्ट है 17 BDFGIKLNP। तो देखिए B में जब हमने +5 किया तो G आया, G में +5 किया तो L आया, ठीक है। इसी तरह D में जब +5 किया तो I आया और I में +5 किया तो N आया। तो हमें क्या मिल रहा है कि +5 कर रहे हैं। तो L में जब हम +5 करेंगे तो क्या आएगा, Q। N में जब +5 करेंगे तो क्या आएगा, S। P में जब +5 करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल u, क्योंकि जो लास्ट वाला लेटर है वो स्मॉल u से लिखा गया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, QSU। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, उसका राइट ऑप्शन है C। 19 है, दिए गए पैटर्न पर का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बनी हुई है, इसको देख लीजिए, 15, 56, 350, 48, 32, 192, 30, 40। अब यहाँ पर क्या लिखना है, तो एक चीज़ आप नोट करिए, जैसे कि 350 है
350 को जब आप 50 से डिवाइड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से, किससे कर रहे हैं 8 से, तो जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, ये आ गया। यानी कि नीचे वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर और जो ऊपर वाला नंबर है उसको डिनोमिनेटर करेंगे एंड 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए 8 6 जा 48 एंड 6 से जब आप 192 कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। ठीक है, तो ट्रिक आप समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे कि 13 और 40 है, तो यहाँ पर तो नंबर दिया नहीं है, तो अब आप कैसे करेंगे। तो ए, जहाँ पर जिसका नंबर नहीं दिया वहाँ पर हम ए मान लेंगे। ए 30 एंड मल्टीप्लाई आउट ऑफ 8 इज इक्वल टू कितना आया 40। ठीक है, अब ये आपका क्या फॉर्मूला बन गया, 8a इज इक्वल टू, यहाँ पर आप थोड़ा सा कट कर लीजिए इसको पहले। देखिए ये जब आप कट करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 15 एंड यहाँ 4। ओके, अब ये 4a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। 600 कहाँ से आया, जब 15 और 40 का मल्टीप्लाई किया। a इज इक्वल टू, अब जब 600 को आप 4 से कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 150। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन होगा, 150 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर थोड़ा से रिसोर्सेज ठीक होते तो थोड़ा बेटर तरीके से आपको रीजनिंग की क्लासेस भी मिल जाती एंड रीजनिंग भी आपको समझ में आ जाती। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिचा अपने घर से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है। तो भाई चलते हैं, रिचा को चलाएंगे थोड़ा सा। रिचा को चलाइए, 50 मीटर पश्चिम चलती है, तो ये हो गया 50 मीटर पश्चिम। ओके, फिर वह बाएं मुड़ती है। अब जब हम इसको बाएं मुड़ाएंगे तो ये किस साइड में मुड़ेगी बताइए, इस साइड। ठीक है, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। फिर वह बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। कितना चली यहाँ पर 30 मीटर चली है। इसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। कितना चली 120, तो देखिए 90 तो ये वाली दूरी हो गई। ओके, अब 90 में हम कितना और चलाएंगे, उसको 30 और चला लेंगे। भाई 90 और 30 ही तो 120 होता है। तो अब निशा जो रिचा है वो कहाँ पर है, यहाँ है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अब नेक्स्ट वो फिर से दाएं मुड़ी एंड कितना चली 20 मीटर चली। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह अपने गंतव्य तक पहुंचती है, वह अपने घर से कितनी दूर है। घर यहाँ था, घर से कितना दूर है, तो ये जो दूरी है ये कितनी है 30 मीटर है। और दिशा कौन सी है, उत्तर है। ठीक है, कौन सी दिशा है, उत्तर है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, पी क्यू की बहन और आर की माँ है, एस डब्ल्यू की बहू और क्यू की पत्नी है, डब्ल्यू का पौत्र एम, पी का भतीजा है और वी का भाई, डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू का वी से क्या संबंध है ये बताना है। तो आप देख लीजिए, पी की बहन, पी जो है वो क्यू की बहन और आर की माँ है। तो पी को जब हम लिखेंगे, ये पी है, ये बहन है, लड़की को माइनस से डिनोट करते हैं, एंड क्यू की बहन है। ओके, एंड आर की माँ है। तो आर की माँ कौन है, पी है भाई माँ। जो और वर्ड होते हैं कॉमा के बाद, इन दोनों के ही रिलेशन उनसे कनेक्ट होंगे। तो पी की ही बात कर रहे हैं कि पी जो है वो क्यू की बहन है और आर की माँ है। ठीक है, एस जो है वो डब्ल्यू की बहू है और क्यू की पत्नी है। क्योंकि क्यू की पत्नी है तो क्यू लड़का हो गया। ओके, और ये किसका पति है, एस का पति है। और ये बहू किसकी है, डब्ल्यू की। तो जो डब्ल्यू है वो कौन हो गया, क्यू का पिता हो गया, है ना। अब बात हो रही है डब्ल्यू का पौत्र एम, पी का भतीजा है, तो डब्ल्यू का जो पौत्र होगा एम, वो भाई क्यू का ही तो लड़का होगा, और जो पी है उनका भतीजा होगा। सही है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट है वी का भाई है, किसका भाई है, वी। तो वी जो है वो इसकी बहन या भाई हो गई, क्योंकि जेंडर यहाँ पर डिनोट नहीं किया गया है वी का। डब्ल्यू के केवल 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे हो गए, एक तो क्यू और एक पी, क्योंकि पी और क्यू आपस में क्या है, भाई बहन हो गए। अब क्यू और वी का क्या संबंध है ये बताना है। तो जब एम इसका लड़का है और एम का ये भाई है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेटा ही तो हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन पिता। ओके, स्नातक
साक्षर, परिश्रमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है, भले ही यह आमतौर पर स्थापित तथ्यों के भिन्न दिखाई देती है। तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से इन कथनों का अनुसरण करता है, करते हैं कि। ठीक है, कोई भी बोतल कलम नहीं है, सभी जग बोतलें हैं। तो जो सभी जग हैं वो क्या हैं, बोतलें हैं। ओके, और कोई भी बोतल कलम नहीं है, तो भाई कलम तो बिल्कुल अलग हो गई। अब इनके निष्कर्ष देख लीजिए, कुछ जग कलम है, तो क्या कुछ जग कलम हो सकती हैं, भाई बिल्कुल अलग है। ठीक है, कितनी दूरी है इनके बीच में, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट है, कोई भी जग कलम नहीं है, तो ये तो राइट है। कोई भी जो जग है वो कलम है ही नहीं, कुछ बोतलें जग हैं। जब सभी जग बोतलें हैं तो कुछ बोतलें भी तो होंगी जो जग हैं। तो ऑप्शन 2 और 3 ये दोनों ही सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है 24। एक पंक्ति में 7 सहेलियां बैठी हैं, ज्योति प्रिया के ठीक बाएं हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा बना लीजिए, 7 सहेलियों को बिठा दीजिए, 7। ओके, ज्योति प्रिया के ठीक दाएं हैं, तो ज्योति को हमने अगर यहाँ पे बिठा ला तो ये प्रिया के ठीक दाएं हो गई, और तृषा के बाईं ओर बैठी है, और तृषा को यहाँ पे बिठा देते हैं। अब ये आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अदिति अक्षया के ठीक दाएं बैठी हुई है, तो अगर हम अक्षया को यहाँ बिठा देते हैं और अदिति को यहाँ बिठाते हैं तो ये जस्ट दाएं होगी। आप अपने आप को समझिए, आपका दायां क्वेश्चन का भी दायां है। ओके, आपका बायां क्वेश्चन का भी बायां है। अदिति और प्रिया के बीच एक व्यक्ति है, तो ये अदिति है, ये प्रिया है, इनके बीच में एक व्यक्ति है। तृषा और दीक्षा के बीच 2 व्यक्ति हैं, तृषा और दीक्षा के बीच 2 व्यक्ति। अगर हम दीक्षा को यहाँ बिठा दें तो तृषा तो यहाँ बैठी हुई है, इनके बीच में नहीं बिठा सकते इसको। तो हम अगर दीक्षा को यहाँ बिठाते हैं तो तृषा और दीक्षा के बीच में ये 2 व्यक्ति बैठ गए। ओके, ये वाली लाइन भी आपकी करेक्ट हो गई। अनिका और प्रिया के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो अनिका को यहाँ बिठाएंगे, क्योंकि अनिका और प्रिया इन 2 के बीच में भी 2 व्यक्ति हो गए, एक तो तृषा और दूसरी ज्योति। अब ये आपकी लाइन पूरी सही हो गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे दाहिनी छोर पर कौन है, तो भाई कौन है सबसे दाहिनी छोर पर, अनिका है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में कागज को मोड़ने का क्रम और मोड़े गए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा वैसा होता है, अगर आप कर पाएँ तो इसको करिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ ही दीजिएगा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आकृति कहाँ पर है वो बताना है आपको। तो देखिए ये आकृति है ऑप्शन बी में। ओके, ये पीडीएफ जब आपको मिले आप थोड़ा सा अच्छे से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, दिए गए संख्या समूह में दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर संख्या समूह की सही दर्पण छवि का चयन करें। तो इसके लिए राइट ऑप्शन बी है। हमने कहा था कि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा तो वर्ड्स बनाना आपको आ जाएगा। उस घन का चयन करेंगे जिसमें दी गई शीट अनफोल्ड की रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, आर आएगा सबसे आगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो आप जानते हैं कि एम के बाद में यहाँ पर ओ आया है, तो ये दोनों वर्ड्स पहले आएंगे। ओ के बाद यू है, यू सब दोनों में ही है, फिर है एन और ये एल। तो एल आपका जो है वो पहले आता है और एन है ये बाद में आता है। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब देखिए मर्डर, मंडेन, मस्कर, तो आर एन एस, तो इनमें जो मर्डर है वर्ड है, आर है वो पहले आएगा, सॉरी एन जो है वो पहले आएगा। ठीक है, फिर आर आएगा एंड लास्ट में आएगा एस। 2 4 3 1 5 बना, तो कितना है ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन 30 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो पहले ये देख लीजिएगा ऑप्शन में कि जो ऑप्शंस हैं वो आरोही क्रम में सिलेक्ट हुए हैं कि अवरोही में हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो ऑप्शन है वो 3 से स्टार्ट हो रहे हैं,
तो आप भी 3 से ही स्टार्ट करके पहले देखिए। तो 3 में मतलब क्या है, शहर है, तो भाई सही है शहर। शहर कहाँ होता है आपका, राज्य में होता है। राज्य कहाँ है, देश में है। देश कहाँ है, महाद्वीप में। महाद्वीप कहाँ है, विश्व में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है, 3, 5, 2, 4, 1। अब देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ये ऑप्शन सी। ओके, नॉलेज ऑफ आईसीटी का पार्ट है। निम्नलिखित में से कौन एक्स के सीईओ हैं। जो एक्स है वो ट्विटर को बोलते हैं, तो ट्विटर के जो मालिक हैं वो कौन है, एलन मस्क। बात हो रही है सीईओ की, तो वो कौन है, लिंडा याकारिनो। ओके, तो आईसीटी के कुछ जो नए इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको भी याद रखिएगा। कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या है, सभी जानते हैं इसको, इजी है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, एटीएम में टी का क्या अर्थ है, एटीएम की फुल फॉर्म आपको अगर पता होगी तो आप कर लेंगे, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, तो यहाँ पर टेलर जो है वो गड़क को है, सिलाई वाला नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। संरेखित मतलब अलाइन करना है, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। ओके, नेक्स्ट है 35। कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो अपने पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करता है। जब भी किसी क्वेश्चन में दोनों तरफ की बात हो रही हो, मतलब आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क में, तो आप अपने घर को थोड़ा समझिए कि घर में अगर कोई आता है और जाता है तो वो किसको क्रॉस करता है, वॉल को क्रॉस करता है, यानी दीवार को क्रॉस करता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी है, फायर वॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने के लिए एक ऐसा समझौता जो ये बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, तो ये है प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, तो वो है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, कंप्यूटर पर MP4 फाइलें प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो ये आप सभी को पता होगा। MP4 फाइल्स कैसी होती हैं, जो वीडियोज़ होते हैं, तो उनको MS ऑफिस, MS वर्ड या एडोब एक्रोबेट में नहीं यूज़ कर सकते। उनका किस में उसको रनिंग कराएंगे, विंडो मीडिया प्लेयर में, चाहे MP4 हो चाहे MP3 हो। MP3 सॉन्ग्स के लिए होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, नहीं है पूछा, तो लिनक्स जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है, तो ये क्या है, OQL, ऑब्जेक्टिव क्वेरी लैंग्वेज। 41 है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, ब्रैडन ईच ने। ओके, ये नाम ज़रूर याद रखिएगा। 42 है, एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है, तो बड़े भौगोलिक दूरी पर कौन सा नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 43, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन होता है, भाई CPU होता है, सभी को पता होगा। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है इंटेल की कंपनी द्वारा। ठीक है, इंटेल कॉरपोरेशन। कंप्यूटर प्रणाली में निबल को भी कहा जाता है। निबल को क्या कहा जाता है, हाफ बाइट कहा जाता है, क्योंकि निबल की वैल्यू कितनी होती है, 4 बाइट होती है, 4 बिट होती है। ठीक है, 1 बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट है आपका 46, वर्ड में डिफ़ॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट होता है, 100 पर। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। 48 है, MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में सिंबल डायलॉग बॉक्स शामिल है, तो सिंबल को आप क्या कराएंगे बताइए, भाई टूल्स में होगा, नहीं, क्योंकि सिंबल कोई टूल नहीं है। क्या वो फॉर्मेट है, जी नहीं। व्यू माने तो देखना होता है, तो सिंबल को देखना नहीं है। ठीक है, तो हम सिंबल का क्या कराएंगे, इंसर्ट कराएंगे, तो ये इंसर्ट बॉक्स में होगा। इस तरह से भी आप थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं। 49 है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या बोलते हैं, जिस डेटा की प्रोसेसिंग हो जाती है उसको इंफॉर्मेशन बोला जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कीज़ को क्या कहते हैं, तो इनको मॉडिफायर कीज़ कहते हैं, और साथ ही इनको बोला जाता है स्पेशल पर्पस कीज़। ओके, ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, थोड़ा जल्दी ही करेंगे। नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके 10 क्वेश्चंस आएंगे।
बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है? तो धारा 3। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 2 में निम्न को परिभाषित किया गया है। तो ये परिभाषाएं हमने बोला था कि जितने भी आपने अभी तक यूथ के किए होंगे तो उसमें परिभाषाओं के जो क्लॉज हैं, सेक्शन विद क्लॉज, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ये क्वेश्चन दोबारा आया है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना कब शुरू की गई? 2003 से 2004 में। निम्नलिखित में से कौन सी नई बचत योजना बालिकाओं के लिए शुरू की गई है? तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना। बाल मृत्यु दर से तात्पर्य क्या है? बाल मृत्यु दर से तात्पर्य है 5 वर्ष से कम उम्र में जो मृत्यु होती है बच्चों की, वो। ओके, नेक्स्ट है 56। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986 की किस धारा में साप्ताहिक अवकाश दिन परिभाषित है? तो वो धारा है सेक्शन 8। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1950 में बालक परिभाषा किस में है? सेक्शन 2AA में। ओके, नेक्स्ट है 58। लैंगिक अपराधों में बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेषण के लिए दंड निर्धारित है? सेक्शन 17 में। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियाँ एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित है? तो वो है सेक्शन 16 में। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर है हरियाणा। ओके, हॉस्टल की ड्रेस कोड नीति का उल्लंघन करने वाले छात्रों को वार्डन कैसे संभाल सकता है? ड्रेस की बात हो रही है तो चेतावनी जारी करना और ड्रेस कोड के महत्व पर चर्चा करना। बिना किसी चेतावनी के तुरंत निष्कासित नहीं, भाई निष्कासित नहीं करेंगे। सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा भी नहीं करेंगे। बच्चे कुछ भी आजकल कर लेते हैं, तो ये इस चीज़ से भी आपको बचना है। ड्रेस कोड के उल्लंघन को नज़रअंदाज भी नहीं करेंगे, फिर तो सारे ही बच्चे सेम वही करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। 62 है, वार्डन छात्रावास में छात्रों के बीच शैक्षणिक संबंधी तनाव को कैसे दूर कर सकता है? दबाव नहीं बनाना है, अपने आप कोई समस्या नहीं सुलझती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी है। छात्रों को एक दूसरे का समर्थन करने और ज़रूरत पड़ने पर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी टीचर जो चीज़ें नहीं समझा पाते हैं वो बच्चे बहुत अच्छे से समझा लेते हैं, और जो दूसरे बच्चे होते हैं वो उसको अच्छे से समझ भी लेते हैं। ऑप्शन सी राइट है। 63 देखते हैं, वार्डन को छात्रावास में चोरी की शिकायत मिलती है, उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है कि विवेकपूर्ण और निष्पक्ष जांच करेंगे। 64 है, वार्डन द्वारा छात्रावास स्वच्छता संबंध प्रबंधन के लिए अपनाए गए उपायों में शामिल नहीं है पूछा है। सफाई कर्मचारियों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन ना करना, तो भाई मूल्यांकन तो हमेशा ही करना होगा, तो ये पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया यहाँ पर। नेक्स्ट है 65। एक छात्रावास वार्डन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो शक्ति और सत्ताधारी, शक्ति नहीं है। धैर्य और सहानुभूति, राइट ऑप्शन है। एकांत और अलगाव, जब आप ही एकांत और अलगाव करेंगे तो बच्चे आपसे अपनी समस्या कैसे कहेंगे? नियमों को लागू करने की विमुखता, तो विमुखता भी नहीं करना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। 66 है, मूवमेंट रजिस्टर के प्रारूप में सम्मिलित होगा, तो मूवमेंट रजिस्टर में क्या क्या शामिल होता है? छुट्टी पर जाने की तारीख, छुट्टी के उद्देश्य, छात्र किसके साथ जा रहा है, ये सारी ही चीज़ें जो है वो मूवमेंट रजिस्टर में के प्रारूप में शामिल होंगी। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, छात्रावास के प्रबंधन या शासी निकाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाए रखने में वार्डन की क्या भूमिका है? स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए प्रबंधन के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचें, जब बचना कुछ किसी से भी नहीं है, ठीक है। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो जॉब है आप किस लिए ले रहे हैं? इसीलिए तो ले रहे हैं ताकि आप वहाँ की जो स्थितियाँ हैं उनको सुधार सकें, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन बी है, हर मुद्दे के लिए सार्वजनिक रूप से प्रबंधन की शिकायत करें और आलोचना करें, ये भी नहीं है। खुले विचार, प्रबंधन के साथ खुले संचार और सहयोग को बढ़ावा देंगे, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल आदिवासी बच्चों के लिए खोला गया है? जिसका आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, EMRS, ये आदिवासी बच्चों के लिए है, ठीक है। छात्रों के बीच झगड़ों से निपटने में वार्डन का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? मुद्दे को शीघ्र सुलझाने के लिए पक्ष लेना, शीघ्र या अतिशीघ्र नहीं करना है, अच्छे से जांच करनी है, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे, ठीक है। जो निर्दोष है उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। समस्या को नज़रअंदाज करना, आशा करना कि अपने आप वाला तो कुछ नहीं होता। दोनों पक्षों को सुनना और उचित समाधान निकालना, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी।
स्थिति को समझे बिना, तो समझना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। 70 है कि वार्डन उन स्थितियों को कैसे संभाल सकता है जहाँ छात्र मादक द्रव्यों के सेवन में शामिल हैं। तो समस्या से बचना और भविष्य में अपने आप सुलझने की उम्मीद रखना, तो अपने आप नहीं। मामले की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दे देंगे, तो उच्च अधिकारियों को तुरंत नहीं देंगे, पहले अपने आप भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। छात्रों को सामूहिक रूप से समस्या का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों को स्वयं स्थिति का प्रबंधन करने की अनुमति देना, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है 71, छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है। टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग करेंगे, बिल्कुल नहीं भाई, अलग कर देंगे फिर बच्चे जो सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ें हैं, विभिन्नताएं हैं, उनको कैसे सीखेंगे। छात्रों के भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रम और गतिविधियों की व्यवस्था करेंगे। अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम और कर्फ्यू लगाएंगे। छात्रों को आत्मनिर्भर करने में मदद करने के लिए व्यक्तिवाद को प्रोत्साहित नहीं करना है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, छात्रावास को कितने समयांतराल पर बिस्तरों को धूप दिखाना अनिवार्य है। तो महीने में, 1 माह में 2 बार, ठीक है, 15-15 दिन में। छात्रावास में छात्रों का रिकॉर्ड रखने का दायित्व किसका होता है, तो ये होता है छात्रावास अधीक्षक का, हॉस्टल सुपरिटेंडेंस। छात्रावास का प्रभारी कौन है, ऑप्शन बी वार्डन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, छात्रावास केयरटेकर की जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल है। छात्रावास के कमरों की सूची तैयार करना सही है। छात्रों की सूची तैयार करना ये भी सही है। छात्रों की स्थायी एवं स्थायी पत्तियों का रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है 76, छात्रावास सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। कहीं कहीं पर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को हॉस्टल वार्डन से ऊंचे पद पर दिखाया गया है, कहीं कहीं पर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को हॉस्टल वार्डन से नीचे पद पर भी दिखाया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, क्योंकि जो एकलव्य शिक्षक है, एकलव्य के जो स्कूल्स हैं उसका जो मैनुअल है उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये सारी चीज़ें, ये सारी जानकारी अभी किसी के पास नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होना थोड़ा सा बनता है। मे बी आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, 77 है, एक छात्रावास वार्डन छात्रों की भलाई में कैसे योगदान दे सकता है। कठोर नियम और कानून लागू करके, कठोर नियम नहीं लागू करना है। शैक्षणिक शिक्षण और परीक्षा की तैयारी प्रदान करके, एक सहायक और पोषणकारी वातावरण को बढ़ावा देकर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो राइट है। 78 है, यदि प्रबंधक पर अत्यधिक बोझ हो तो उसे किस अवधारणा का उपयोग करना चाहिए। तो ये जब हमने कल प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें हमने ऑप्शन अलग दिया था, बट इन चारों के ये जो तीनों ऑप्शन दिए हैं, प्रतिनिधि मंडल, विकेंद्रीकरण, प्रबंध का दायरा, ये तीनों ही सही हैं, ऑप्शन डी है, ठीक है। हॉस्टल में सुरक्षा का कार्य किसका है, तो वार्डन का है भाई, होता है यहाँ पर उपयुक्त सभी था, ठीक है। आवासीय छात्रावास के प्रबंधन समिति में कौन सदस्य शामिल होते हैं। संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षाधिकारी, संबंधित विद्यालय की शिक्षा समिति के सचिव। तो ये तीनों ही जो हैं ये जो आपकी समिति के सदस्य होते हैं, ठीक है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81, छात्रावास में विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। स्वच्छता पर कविता लिखवानी चाहिए, स्वच्छता का पाठ पढ़ाना चाहिए, स्वच्छ स्थानों का पर्यटन कराना चाहिए, या विद्यार्थियों को साफ सफाई का नियमित अभ्यास कराना और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 82, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उपायों में शामिल है नियमित सफाई कार्यक्रम, व्यक्तिगत स्वच्छता, समुचित भंडारण स्थान, लॉकर अलमारी, खाद्य भंडारण और निपटान, या लॉन्ड्री प्रबंधन व निरीक्षण एवं मूल्यांकन। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है। तो स्वच्छता की बात हो रही है तो सभी जगह स्वच्छता होनी चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट है 83, छात्रावास के वरिष्ठ वार्डन और एवं वार्डन की नियुक्ति किसकी सिफारिश से की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, सुपरिटेंडेंट एवं डी। छात्रावास प्रबंधन क्या है। छात्रावास का प्रशासन, समन्वय, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 85,
छात्र छात्राओं के संदर्भ में लाइट आउट का तात्पर्य क्या है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था। वह समय जब छात्रों को सभी लाइटें बंद करके सोना चाहिए। एक मनोरंजक गतिविधि जिसमें फ्लैश लाइट और गेम शामिल है। वह समय जब छात्र अपने मोबाइल उपकरणों को उपयोग मंद गति के साथ करते हैं। छात्रावास के सामाजिक कैलेंडर में एक विशेष घटना। तो मोबाइल उपकरण जो है वो स्कूल या हॉस्टल में अलाउ नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ठीक है, लाइट आउट का मतलब वह टाइम होता है जब बच्चों को लाइट ऑफ करके सो जाना चाहिए। आंसर सीट इसकी इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज इसमें जो आंसर्स हैं वो बहुत गलत दिए हुए हैं। 86 है, संगठन के भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों की मात्रा व गुणवत्ता का अनुमान लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है मांग का पूर्वानुमान, आपूर्ति का पूर्वानुमान या पर्यावरण पूर्वानुमान। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। छात्रावास में स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए कौन कौन से कार्य प्रतिबंधित हैं? छात्रावास में धूम्रपान, मादक पेय पदार्थों का सेवन न करना, कमरे में खाना बनाना, अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना। तो ये चारों ही ऑप्शन जो हैं ये प्रतिबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 88 है, कौन हॉस्टल में प्रवेश प्रक्रिया प्रबंध करता है? तो प्रवेश प्रक्रिया प्रबंध करेगा ऑप्शन ए वार्डन। हॉस्टल में ज़्यादा छात्रों को संभालने के लिए क्या ज़रूरी है? अनुशासन बनाए रखना, व्यक्तिगत ध्यान, पारस्परिक संघर्ष का समाधान या उपयुक्त सभी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है। नेक्स्ट है, छात्रावास की उपस्थिति कितने समय होती है? 3 टाइम, 2 टाइम, 4 टाइम, 1 टाइम। तो 2 बार होगी, एक तो सुबह एंड एक शाम को। काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? अब हिंदी का आपका जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो स्टार्ट हो गया। काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? मूर्ख। शब्द चौमासा समास किस श्रेणी में आता है? चौमासा, यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं तो द्विगु समास में आएगा। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो जब हमने संधि कराई थी तो बताया था ये जो 2 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 2 जो मात्राएं हैं ये किस में होती हैं? वृद्धि संधि में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 94। किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द। किए गए उपकार को कौन मानता है? कृतज्ञ। जो नहीं मानता है वो कृतज्ञ। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में 2 शब्दों का जोड़ा है, प्रथम द्वितीय दिया गया है। ये जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान हो, मतलब समानार्थी पूछा गया है। तो इसमें जो कूल और तीर है ये समानार्थी हैं। ओके, निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। राम अच्छा गाती है, रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई है, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलो। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चित्र की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा। ठीक है, कैसा चित्र बना रही है? अच्छा। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? तो क्लास 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा बोलते हैं। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम। तो अनाथ जिसके माता पिता ना हो और सनाथ जिसके माता पिता साथ में हो। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती। तो नहीं सुनी जाती ये क्या है? क्रिया है। तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको की जगह क्या होगा? तुम ही होगा, यानी कि तुमको यहाँ पर अशुद्ध अंश है। ओके, 20 क्वेश्चंस रह गए हैं, जल्दी कर लेते हैं इनको भी। इन अ पिकल, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस इडियम का। इन अ पिकल मतलब इन अ ट्रबल, जब आप परेशानी में होते तो। जंप ऑन अ बैंडवेगन, इसका भी अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। डू एन एक्टिविटी दैट इज़ फन, गेट इंगेज्ड इन एन एक्टिविटी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, do something because circumstances forces you to get involved in an activity because it is likely to succeed। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। select the word which means the same as the group of word given, तो इसका मीनिंग बताना है। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन ये है। एक सॉन्ग रिटन इन द प्रेज ऑफ गॉड, भगवान जी के लिए जो अच्छा सा गाना गाया जाता है, भगवान जी को थैंक यू बोलने के लिए, प्रेज करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हिम बोलते हैं, HYMN। ओके, select the correctly spelled word, तो इसमें जो करेक्ट वर्ड है उसको चूज़ करना है। ऑप्शन ए जेन्यून की स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट है 105। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम मतलब विलोम शब्द, वर्सेटाइल का विलोम आपको बताना है, तो यहाँ पर है इनफ्लेक्सिबल। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थी वर्ड जेनेरिक का क्या होता है? यूनिवर्सल। 107 है, सेलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट फॉर्म और एक्टिव पैसिव इतने ईजी वे में आपको समझाए गए हैं, क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। हेमंत सेड टू द हॉस्टल रिसेप्शनिस्ट प्लीज़ टेल भारत,
ठीक है। प्लीज़ टेल भारत आई विल कम टू सी हिम टुमारो एट 10 AM। तो हेमंत क्या कर रहा है, रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट बी में है और डी में है, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर कट हो गया पहले ही, अब ये दो ही देखना है आपको। हेमंत रिक्वेस्टेड टू द होटल रिसेप्शनिस्ट प्लीज़, जब हम प्लीज़ की जगह पर रिक्वेस्ट को लिख चुके हैं तो प्लीज़ वाला जो वर्ड है वो कट गया, यानी कि बी भी कट गया, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया, ठीक है। हेमंत रिक्वेस्टेड टू होटल रिसेप्शनिस्ट टू इन्फॉर्म भरत दैट ही वुड कम टू सी हिम द नेक्स्ट डे एट 10 AM, ठीक है। विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 108। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसमें तो अगर आप एलिमिनेट करते हैं ना तो कैन का कैन ही रहेगा, वहाँ पर ऑट, शुड, माइट नहीं आएंगे, तो ये तीनों पहले ही कट गए, ऑप्शन सी सही है। दिस प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है एंड ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय यू, ओके। नेक्स्ट है 109। हिमा दास द राइजिंग वर्ल्ड जूनियर स्प्रिंटर हु द नेशनल रिकॉर्ड वॉन द गोल्ड इन द फेडरेशन कप। तो हु द नेशनल रिकॉर्ड क्या करेगा, कीप्स, प्लेज, होल्ड, गेट्स। तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ए है, होल्ड्स। उसने जो अपना रिकॉर्ड था उसको होल्ड करके रखा था। आई ऑर्गेनाइज्ड बाई ड्रेसिंग टेबल बाई पुटिंग ऑल द रबर बैंड द ड्रॉर। तो जो रबर बैंड है उसको अगर आप ड्रॉर में रखोगे तो ड्रॉर के अंदर ही तो रखोगे, इन आ जाएगा। 111 है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, ठीक है। तो इन पंक्तियों की रचयिता कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, ओके। निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है, तो प्रेमचंद्र जो है वो कवि नहीं है, वो नाटककार, कहानीकार है, ठीक है। उनकी कहानियाँ हैं प्रेमचंद्र जी की। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन कराता है, अलंकार कराता है। जो मात्रिक समछंद प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं। वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन हैं, विश्वनाथ। सदैव, ये भी हमने पहले कराया है, वृद्धि संधि। राज दरबार में कौन सा समास है, राज का दरबार, राजा का दरबार, ठीक है। तो तत्पुरुष समास हो गया इसमें। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, जो ओष्ठ से नहीं बोला जाता, आ, ठीक है। माँ देखिए, बा देखिए, इनको बोल कर देखिए, पता चल जाएगा कौन सा ओष्ठ है कौन सा नहीं, ओके। नेक्स्ट है मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या होगा, गलत वाक्य है ये। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3, कर्ता, कर्म और भाव, ठीक है। तो ये 120 क्वेश्चंस थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड आप सभी जानते हैं कि जो एकलव्य शिक्षक भर्ती के फॉर्म है वो दोबारा से फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 19 अक्टूबर है, तो जिसने भी नहीं फिल किया है वो फिल कर दे। एंड अगर किसी को किसी दूसरे फॉर्म में फिल करना है, ठीक है, तो आप उसमें भी फिल कर सकते हैं। एंड चैनल को शेयर ज़रूर करिए क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सारा जो मटेरियल है आपको फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।